हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष ओझा और आज हम बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के क्विक रिवीजन की। ठीक है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो सबसे पहले फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड होता है वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर शियर फोर्स होता है और शियर फोर्स के कारण फ्लूइड का मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे फ्लूइड की लेयर्स के बीच में शियर फोर्स लगता है जिसके कारण वो फ्लूइड मूव करता है। डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। डेंसिटी होती है जो फ्लूइड का मास है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इसकी डेंसिटी होती है। डेंसिटी टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंडेंट होती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड की डेंसिटी क्या हो जाती है? लिक्विड की डेंसिटी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होगी? कम होती जाएगी। क्यों? मास हमारा सेम रहेगा लेकिन वॉल्यूम थोड़ा एक्सपांड करेगा। प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पे डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डेंसिटी कम हो जाती है। स्पेसिफिक वेट की बात करें, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या होती है? जो हमारी डेंसिटी है वो इनटू में जी, रो जी। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं और स्पेसिफिक वेट को रो जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा वेट डेंसिटी या रो जी शो करता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है किसी एक स्टैंडर्ड फ्लूइड के कंपैरिजन में जो भी फ्लूइड है, जिसकी जो भी हमारा डिजायर्ड फ्लूइड है उसकी अगर हम डेंसिटी को देखें तो हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। जैसे सपोज मरकरी है, मरकरी की जो डेंसिटी होती है वो 13,600 होती है, लेकिन जो वाटर की डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी 1000 होती है। अब फ्लूइड हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला तो होता है गैस और दूसरा होता है लिक्विड। गैस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है वो हमारा क्या है? एयर, और एयर की डेंसिटी कितनी होती है? 1.2। और जो हमारा लिक्विड है, फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, लिक्विड और गैस। तो गैस के लिए एयर है और लिक्विड के लिए हमारा वाटर है। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। तो अगर हमें मरकरी की डेंसिटी कितनी है? 13,600। अगर हमें इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलना है मरकरी की तो कितनी होगी? 13,000 डिवाइड बाय 1000, 13.6। ठीक है, तो क्या हो जाता है? स्टैंडर्ड फ्लूइड की डेंसिटी के कंपैरिजन में जो भी फ्लूइड की डेंसिटी है वो। कंप्रेसिबिलिटी होती है बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा बराबर 1/k। ये क्या होता है? बल्क मॉडुलस। अगर हमारा फ्लूइड, बल्क मॉडुलस क्या होता है? बल्क मॉडुलस बराबर में होता है K बराबर में डेल P, जो प्रेशर लगा रहे हैं हम वो, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ डेल P अपॉन V। तो जो हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रहता है उसके अंदर वॉल्यूम चेंज होगा नहीं। अगर उसके अंदर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा डेल P 0 हो जाएगा। K की वैल्यू कितनी रहेगी? इनफाइनाइट आ जाएगी। तो जो भी हम यहाँ पर जो भी फ्लूइड का स्टैंडर्ड फ्लूइड का अगर हम स्टडी करेंगे उसको हम इनकम्प्रेसिबल मान के करते हैं। तो जो भी हमारी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है उस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए K बराबर में इनफाइनाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? जब लेयर्स के बीच में आपस में विस्कस फोर्सेस लगता है, शियर फोर्स लगता है, तो उसके कारण क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है जो फ्लूइड के मूवमेंट को हिंड्रेंस करता है, मूवमेंट को होने से प्रिवेंट करता है। उसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर हम फ्लूइड को हीट करें, हीट करने से क्या होगा? उसकी डेंसिटी लिक्विड के बीच में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा हो जाएगा, कम हो जाएगा तो क्या होगा? विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? विस्कोसिटी हमारी कम हो जाएगी, है ना। और अगर हम एयर की बात करें या गैसेस की बात करें, गैसेस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? आपस में मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़्यादा होने से जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा, विस्कोसिटी गैस की बढ़ती जाती है। अब आती है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का बोलना है म्यू। म्यू क्या होता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का होता है म्यू, जो क्या डिनोट करता है? शियर स्ट्रेस। जो भी शियर स्ट्रेस लग रहा है वो आपस में लेयर के बीच में जो भी शियर स्ट्रेन है उसके प्रोपोर्शनल होता है। टाउ बराबर म्यू du upon dy/x। ठीक है, जो वेलोसिटी है du upon dy या du upon dx। ठीक है, ये क्या होता है? शियर स्ट्रेस। जो शियर स्ट्रेस लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? शियर स्ट्रेस के। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। और फिर हमारी एक प्रॉपर्टी आ जाती है फ्लूइड की, उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। अब फ्लूइड में जो फ्लूइड्स जो होते हैं विस्कोसिटी के बेसिस पे या न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बेसिस पे हमने उनको टोटल दो पार्ट में बना हुआ है। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं मींस टाउ इज इक्वल टू म्यू du upon dy/x। अगर उसको यहाँ पे मिटाते हैं तो इनका बोलना है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का जो शियर स्ट्रेस लगेगा वो शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल में होगा, du upon dx, है ना। तो क्या हो जाएगा? म्यू। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं वो तो हमारे क्या हो गए? न्यूटोनियन फ्लूइड हो गए। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गए। अब जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वो भी हमारे टाइम के ऊपर निर्भर करते हैं, कुछ टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं। जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं उनमें तीन टाइप के फ्लूइड है। डायलेंट फ्लूइड, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड और रिंगम प्लास्टिक फ्लूइड।
तो हमारे टोटल कितने फ्लूइड है? 3 फ्लूइड है, डायलेटेंट, स्यूडोप्लास्टिक और बिंगम प्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक देखो बिंगम प्लास्टिक चिंगम है, चिंगम से समझ लो, चिंगम मींस अगर आप स्टार्टिंग में उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, फिर बाद में वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा, मींस शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन होगा। तो बिंगम प्लास्टिक का जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो फॉलो करेगा, न्यूटनियन जो भी हमारा न्यूटनियन फ्लूइड रहेगा उसके लिए क्या रहेगा, वो इसकी स्टेरल बनेगी, टाउ यहाँ पर है, d/dy यहाँ पर है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो हमारा बिंगम प्लास्टिक है उसमें इनिशियली में कुछ स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारा वो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा, तो हमारा जो कर्व बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, वो कौन सा होगा, बिंगम प्लास्टिक। नेक्स्ट कौन सा आता है, डायलेटेंट और स्यूडोप्लास्टिक। हम स्यूडोप्लास्टिक को समझ लेते हैं तो हम डायलेटेंट को समझ लेंगे। स्यूडो मींस फेक, प्लास्टिक मींस प्लास्टिक, प्लास्टिक की तरह बिहेव कर रहा है। स्यूडो मींस आपको ऐसा लगेगा वो प्लास्टिक है लेकिन एक्चुअली में प्लास्टिक नहीं है, तो वो कौन सा होता है, स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक का कैसा है, स्टार्टिंग में विस्कोसिटी तो मैं देखती हूँ ज्यादा हो रही है, लेकिन बाद में क्या हो रही है, कम होती जा रही है। मींस स्टार्टिंग में लगेगा कि हाँ एक्चुअली में डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे टाइम डिपेंडेंट है तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे विस्कोसिटी कम होती जाएगी। जो टाइम इंडिपेंडेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, थिक्सोट्रोपिक और रियोपैक्टिक। थिक्सोट्रोपिक मैंने पहले थिक शो कर रहे हैं लेकिन बाद में है नहीं एक्चुअली में, वो कौन से टाइम इंडिपेंडेंट। तो थिक्सोट्रोपिक अगर हम समझ लेंगे तो रियोपैक्टिक समझ लेंगे। थिक एक्चुअली में थिकनेस शो कर रहे हैं लेकिन थिकनेस है नहीं उसके अंदर, तो वो कौन सा होगा, थिक्सोट्रोपिक हो गया। जैसे हमारा जो ओलेट का जो भी सॉल्यूशन होता है ना, वो क्या होता है, थिक्सोट्रोपिक होता है। और रियोपैक्टिक जिसके अंदर हम स्ट्रेस लगाएंगे, तो स्ट्रेस क्या लगाने, स्ट्रेस में धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, तब जाकर के शियर स्ट्रेस हमारा इंक्रीज करेगा, शियर स्ट्रेस हमारा इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, रियोपैक्टिक होगा। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी आती है वो होती है बफर प्रेशर। वेपर अभी अगर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इस टेम्परेचर पे अगर पानी का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो भी सैचुरेशन प्रेशर होगा वही वेपर प्रेशर होगा। तो किस में काम आता है, कैविटेशन में। कब काम आता है, सपोज हमारा कोई भी किसी जगह पर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा सडनली इतना कम हो गया और वो हमारा जो सैचुरेशन टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेरिक या जो भी फ्लूइड का टेम्परेचर है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन प्रेशर है अगर उसके बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म होगा। और अगर हमारा वेपर फॉर्म होगा तो क्या होगा, जहाँ जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा वेपर का होगा, वेपर का जो बबल बना हुआ है वो सडनली बर्स्ट करेगा, बर्स्ट करेगा तो जो फ्लूइड है सराउंडिंग का वो क्या करेगा, उस स्पेस को फिल करेगा। जैसे ही स्पेस को फिल करेगा तो क्या होगा, हैमरिंग होगा, इसलिए हमें कैविटेशन को अवॉइड करना होता है। तो जैसे अगर हम सिंपल सा मान के चलें, अगर हमारा वेंचुरी में वेंचुरी का जो डाइवर्टेड सेक्शन है, ठीक है, हमें क्या पता है वेंचुरी में सबसे कम प्रेशर कहाँ पे होता है, वेंचुरी में यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है थ्रोट पे और प्रेशर सबसे ज़्यादा कम होता है। अगर हम जैसे ही इस सेक्शन में जाएंगे डाइवर्टेड सेक्शन में तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर क्या कम है। अगर ये प्रेशर इतना कम हो गया कि यहाँ पे बबल फॉर्म हो गए, ठीक है, सपोज यहाँ पे बबल फॉर्म हो गए, लेकिन यहाँ पर तो प्रेशर फिर से इंक्रीज हो गया। अब प्रेशर जैसे इंक्रीज हुआ तो ये बबल क्या होंगे, यहाँ पे जाकर के बर्स्ट करेंगे और सडनली क्या होगा, हैमरिंग होगी, आवाज आएगी, साउंड आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैविटेशन हो गया। कैविटेशन मींस कैविटी फॉर्म होगी, मींस बबल फॉर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, सरफेस टेंशन। एक जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है, तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्शन फील करते हैं। वो उन अट्रैक्शन के कारण दो टाइप के होते हैं, एडिशन और कोहेशन। कोहेशन अगर सेम मॉलिक्यूल आपस में रहेंगे तो कोहेशन होगा, और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में जो भी अट्रैक्शन होगा वो एडिशन फोर्स होगा। तो जब कोहेशन और एडिशन फोर्सेस में डिफरेंस हो जाता है तो उसके कारण सरफेस टेंशन फोर्स लगता है। और जो सरफेस टेंशन अगर वेपर पे लगेगा तो जो वैल्यू आएगी जो 8 सिग्मा बाई टी होगी, ठीक है। और जो अगर हमारा ड्रॉप होगा, ड्रॉप के लिए 4 सिग्मा बाई टी होगी। ये प्रेशर है, प्रेशर बबल के अंदर प्रेशर 8 सिग्मा बाई टी और ड्रॉप के अंदर 4 सिग्मा बाई टी, ठीक है। कैपिलरी क्या होती है, अगर सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा, अगर हमारी बहुत ही थिन ट्यूब है, उस थिन ट्यूब के अंदर कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, या तो राइज करता है या ड्रॉप करता है। जो लिक्विड लेवल राइज करता है उसको हम ग्राउंड कैसे करते हैं, H बराबर है 4 सिग्मा डी अपॉन cos थीटा। सिग्मा क्या है यहाँ पर, सरफेस टेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी आती है, मैनोमेट्री। अब हम मैनोमेट्री की बात करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैनोमेट्री की। मैनोमेट्री क्या है, स्टैटिक फ्लूइड के लिए है मैनोमेट्री, स्टैटिक के लिए होता है, हमारा इसमें कोई भी शियर फोर्स नहीं लगता है। अब मैनोमेट्री किस लिए यूज जाती है, प्रेशर मेजरमेंट के लिए। प्रेशर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एम्बिएंट प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर।
जो अभी का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, अगर हम इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड कर दें तो अभी का जो प्रेशर हो गया वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। वैक्यूम प्रेशर, अगर हम अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना प्रेशर हम कम करते जाएंगे उसको हम वैक्यूम प्रेशर बोलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर कर्व में देखें तो कर्व में ऐसा बनेगा, अगर हमारा ये है, ये हमारा क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है। एब्सोल्यूट प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है 1.0132 × 10⁵, ठीक है, × 10⁵। और इससे हम जैसे इसी ऊपर जाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा गैस प्रेशर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर रेफरेंस लेकर के जो भी प्रेशर मेजर करेंगे वो हमारा गैस प्रेशर होगा। अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर को रेफरेंस लेकर के जो भी प्रेशर मेजर करेंगे वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना हम नीचे जाएंगे, जितना प्रेशर हम ड्रॉप करेंगे वो हमारा वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या बोलती है, किसी भी पॉइंट पर स्टैटिक फ्लूइड में जो भी फोर्स लगता है वो क्या होता है हर जगह पे हर डायरेक्शन में इक्वल होता है, वो पास्कल्स लॉ कहता है। हाइड्रोस्टैटिक लॉ कैसे कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्टैटिक फ्लूइड के अंदर जो भी हमारा प्रेशर लगता है वो डेप्थ के साथ में इंक्रीज होता जाता है, और वो P जो प्रेशर फोर्स है, प्रेशर फोर्स इंक्रीज किससे होता है हाइट के प्रोपोर्शनल होता है, P प्रोपोर्शनल टू H, ठीक है। जितने ज़्यादा हम डेप्थ में जाएंगे उतना हमारा प्रेशर फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट मैनोमीटर। मैनोमीटर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल मैनोमीटर और दूसरा डिफरेंशियल मैनोमीटर। सिंपल जो मैनोमीटर होते हैं वो केवल सिंगल पॉइंट पे होते हैं और वो एक ही प्रेशर मेजर करते हैं, और जो डिफरेंशियल होते हैं वो 2 पॉइंट का डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करते हैं, 2 पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं 2 पाइप में, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट हम 3 मेथड से कर सकते हैं, या तो जंपिंग मेथड से कर सकते हैं या डंपिंग डायरेक्ट नाइल मेथड से। जंपिंग में क्या कहते हैं, सपोज दैट अगर हमारा ये मैनोमीटर ट्यूब है, अगर हमारा यहाँ पे ऐसे जाकर के ऐसे कोई ट्यूब है तो हम क्या करेंगे इसका डेटम मान लेंगे और डेटम से यहाँ का प्रेशर बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो गया डेटम नाइल मेथड हो गया। और जंपिंग में हम टोटल यहाँ से एक डायरेक्शन लेकर के यहाँ पे अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेंगे, अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन लेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक पूरा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा जंपिंग नाइल मेथड हो जाएगा। सेंसिटिविटी क्या होती है, हमारा कितना फ्लूइड का मूवमेंट हो रहा है, कितना प्रेशर चेंज है, वो हमारी क्या हो जाती है सेंसिटिविटी होती है। इंक्लाइन के लिए जो इंक्लाइन सिंपल मैनोमीटर होता है उसकी सेंसिटिविटी होती है 22 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट आते हैं ब्योंसी पर और ब्लड पर। ब्योंसी क्या है, ब्योंसी है अगर हम किसी भी फ्लूइड के अंदर किसी भी सब्सटेंस को अगर हम डिप करते हैं तो उसके ऊपर एक ब्योंसी फोर्स लगता है। तो ब्योंसी फोर्स किसके फोर्स होता है, जितना भी उसने फ्लूइड का वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हुआ है वो हमारा क्या होता है ब्योंसी फोर्स होता है। उस ब्योंसी फोर्स के कारण ही वस्तु फ्लोट करती है, या अगर ब्योंसी फोर्स ज्यादा होगा तो वस्तु फ्लोट करेगी और नहीं है तो सबमर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या आता है सेंटर ऑफ ब्योंसी आ जाता है, ब्योंसी एंड फ्लोटेशन। तो ब्योंसी क्या होता है हमारा, ब्योंसी एक फोर्स होता है जो अगर हमारी कोई बॉडी फ्लूइड के अंदर सबमर्ज होती है तो सबमर्ज बॉडी के ऊपर एक जितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया होता है उसी के बराबर में उसके ऊपर एक प्रेशर फोर्स लगता है, जो हमारा क्या होता है ब्योंसी फोर्स कहलाता है। और ब्योंसी फोर्स के कारण ही जो भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो फ्लोट करती हैं या सबमर्ज करती हैं, डिपेंडिंग ऑन द ब्योंसी फोर्स और जो वस्तु का वेट है उसके डिफरेंस के कारण। अगर ब्योंसी फोर्स ज़्यादा होता है तो वस्तु फ्लोट करती है, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करती है, और अगर जो वेट अगर ज़्यादा है ब्योंसी फोर्स कम है तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो सबमर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब, अगर हमारी इक्विलिब्रियम 2 कंडीशन में होगा, अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तब और बॉडी सबमर्ज्ड है तब। अगर बॉडी जो भी ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जो पूरी तरीके से सबमर्ज्ड है तो सबमर्ज्ड कंडीशन में हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब हमें ये चीज़ समझना है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमारी सबमर्ज्ड कंडीशन में, और अगर हमारा बॉडी सबमर्ज्ड है और दूसरा अगर बॉडी फ्लोट कर रहा है तो दोनों कंडीशन में अलग अलग होगा। क्यों होगा, अगर सबमर्ज्ड है तो उसका ब्योंसी जो पॉइंट होता है वो फिक्स हो जाता है, लेकिन फ्लोटिंग अगर बॉडी होती है तो उसका ब्योंसी जो पॉइंट होता है, ब्योंसी पॉइंट जहाँ पे ब्योंसी फोर्स लग रहा होता है वो फिक्स नहीं होता है। इसमें क्या हो जाएगा, सबमर्ज्ड कंडीशन में ब्योंसी पॉइंट फिक्स हो जाएगा, ब्योंसी पॉइंट फिक्स हो जाएगा तो केवल बी और जे की ही जरूरत होगी। लेकिन अगर ब्योंसी फोर्स हमारा फिक्स, ब्योंसी फोर्स का जो ब्योंसी पॉइंट है जहाँ पे ब्योंसी फोर्स लग रहा है वो फिक्स नहीं है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट की जरूरत पड़ती है जिसको मेटाफिजिकल बोलते हैं। इसकी हो गई पहला बी जब ऊपर है, अगर मान लीजिए बॉडी है ब्योंसी फोर्स ऊपर लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे टॉर्क जो लगेगा वो किस डायरेक्शन लगेगा, इस डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, ठीक है। अगर हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो क्या होगा, हमारा सेंटर ऑफ ब्योंसी नीचे होगा और ग्रेविटी वाला फोर्स ब्योंसी नीचे होगा और ग्रेविटी ऊपर होगा, तो ये यहाँ पर नीचे काम करेगा और सेंटर ऑफ ब्योंसी ऊपर काम करेगा, तो टॉर्क कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा और हमारा बॉडी को क्या करेगा, नीचे गिरा देगा। तो क्या हो जाएगा हमारा
इसमें रिस्टोरेशन टॉर्क हो रहा है, इसमें रिस्टोरेशन हो रहा है और इसमें रिस्टोर बॉडी हो रही है, नहीं हो रही है। तो जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी रिस्टोर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन रहेगी और न्यूट्रल में बी और जी आपस में कॉन्सेंट करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्लोटिंग की। फ्लोटिंग में क्या होता है, सेंटर ऑफ बेयोसी फिक्स नहीं होता है, तो हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट मेटा सेंटर ले लिया, तो हमारी मेटा सेंटर बीएम, अगर बीएम की हाइट जो है बीएम ग्रेटर देन बीजी है तो स्टेबल होगा, बीएम लेस देन बीजी है तो अनस्टेबल होगा और बीएम बराबर बीजी है तो न्यूट्रल होगा। बीएम बराबर बीजी मतलब बी और जी आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, तो न्यूट्रल पोजीशन लगभग दोनों की सेम है, बस हमें मेटा सेंटर वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। बीएम बराबर क्या होता है, आई अपॉन वी। आई क्या होता है, जो भी फ्लोटिंग सरफेस है, फ्लोटिंग सरफेस पर फ्लोटिंग बॉडी है, उस फ्लोटिंग बॉडी का जो भी फ्लोटिंग सरफेस का एरिया हो रहा है, उस एरिया पर उसका क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। किसके कॉरस्पॉन्डिंग, जिस एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। ई बराबर है जो टाइम पीरियड होता है हमारा, अगर बॉडी रोल कर रहा है तो क्या होगा, पिच और रोलिंग दो होती हैं एक्शन, ठीक है। पिच में क्या होगा, पिच में क्या होगा, बॉडी का भी आपस में ऑसिलेट करेगी तो इसका एक टाइम पीरियड होगा, जो टाइम पीरियड होगा वो बराबर होगा 2π√k² g अपॉन mg, ठीक है। अब हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करते हैं। अगर हमारी कोई बॉडी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर सबमर्ज है तो बॉडी अगर हमारी इंक्लाइन है तो इंक्लाइन लेने पर जो भी हमारी फोर्सेस लगेंगे वो रो जी ए एक्स बार होगा, ठीक है। रो डेंसिटी जी हमारी ग्रेविटी ए एरिया एक्स बार, जो भी हमारा सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड है उसका जो भी डेप्थ होगा वो एक्स बार होगा। सेंटर ऑफ प्रेशर कैसे निकालेंगे, एच बराबर में एक्स बार आई जी अपॉन एक्स बार इनटू में साइन स्क्वायर थीटा, जो भी एंगल थीटा से अगर हमारी बॉडी इंक्लाइन है तो, ठीक है। अब इसकी अगर हमारी कर्व्ड बॉडी है, ये तो हमारी इंक्लाइन के लिए हो गया। अब अगर कर्व्ड बॉडी है तो उसके लिए अलग से निकालने होते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो सरफेस है वो इंक्लाइन है तब अगर थीटा बराबर 90 हो गया तो वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल के लिए 90 रख लेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमें केवल एक ही फार्मूला याद करने से तो हमारे दोनों ही फार्मूले याद हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाला भी और वर्टिकल वाला भी। अब हम कर्व्ड सरफेस की बात कर लेते हैं। कर्व्ड सरफेस में जो भी हमारा वर्टिकल फोर्स होता है वो उसके ऊपर जो भी बॉडी है उसके ऊपर जितना भी फ्लूइड उसके ऊपर आ रहा है वाटर एबव, वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स हो जाएगा जो वर्टिकल एबव है। और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो जो भी हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो रहा है उस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के बराबर होगा। सपोज अगर हमारी एक कर्व्ड बॉडी है, ये पानी है और कर्व्ड बॉडी ये है, यहाँ तक हमारा पानी सबमर्ज्ड है। अब हमें इसके ऊपर निकालना है कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, इतना एरिया होगा ए से बी तक, तो जो भी एरिया होगा इसके ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है वो हमारा और जो वर्टिकल ये हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स हो गया, ठीक है। वर्टिकल फोर्स क्या होगा, इस सरफेस के ऊपर जो भी फ्लूइड एरिया हमने फ्लूइड रखा हुआ है इसका वेट, इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, इसका वेट निकाल देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। हमने फ्लूइड स्टैटिक पढ़ ली, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है, मोशन को हम स्टडी करते हैं लेकिन विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस के बारे में कंसीडरेशन नहीं करेंगे। तो हमारी दो अप्रोच होती है, जैकबियन अप्रोच और यूलरियन अप्रोच, ठीक है। अब हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं वो स्टडी अनस्टडी होंगे टाइम के बेसिस पे। अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम के साथ वेरी कर रही है प्रॉपर्टीज तो अनस्टडी होगा, टाइम के साथ प्रॉपर्टी वेरी नहीं कर रही है तो स्टडी होगा। यूनिफॉर्म, अगर थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन फ्लो की वेलोसिटी सेम है तो हमारा यूनिफॉर्म होगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, फ्लूइड वेलोसिटी सेम नहीं है तो हमारी नॉन यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। लैमिनार, अगर जो फ्लूइड की विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी के बेसिस पे होता है, हम बात करेंगे। और टर्बुलेंट, अगर फ्लूइड में विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो करेंगे। रोटेशनल, अगर फ्लो के अंदर रोटेशन हो रहा है तो रोटेशनल, और अगर रोटेशन नहीं हो रहा है तो उसको फिर रोटेशनल करेंगे। अब फ्लूइड काइनेमेटिक्स में दो हमारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, स्ट्रीमलाइन और पोटेंशियल लाइन। अगर हम इन दोनों को पढ़ते तो काम खत्म हो गया हमारा, बस यही दोनों इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल मींस पोटेंशियल कितना हो रहा है, मींस अगर हमारी यहाँ पर फ्लूइड है और वहाँ पर फ्लूइड है तो क्या होगा, पोटेंशियल कम होता चला जाएगा फ्लूइड का, क्योंकि फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी, फ्लूइड में लॉस होगा, तो इसलिए क्या होगा, जो भी पोटेंशियल लाइन होगा हर किसी में माइनस का निशान लगा रहेगा, ठीक है। पहला चीज। अब जिस डायरेक्शन में हमें पोटेंशियल निकालना है उसका हमें उसी डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो उस डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन, उसी डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन, उसी डायरेक्शन में डिफरेंशिएशन। बस पोटेंशियल लाइन याद कर लो, स्ट्रीमलाइन अपने आप याद हो जाएंगे। स्ट्रीमलाइन कैसे याद हो जाएंगे, देखो आप देखते हैं। u बराबर में क्या हो गया, माइनस डेल फाई अपॉन डेल x, v बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल y, z बराबर माइनस डेल फाई अपॉन डेल y। अब u बराबर में इतना है तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, जो भी स्ट्रीम फंक्शन होगा उसको डेल फाई अपॉन डेल y करना पड़ेगा, और यहाँ पर डेल x है, यहाँ पर डेल y है तो यहाँ पर डेल x करना पड़ेगा, ठीक है। बस u में माइनस का निशान आएगा, v में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसमें माइनस का निशान आएगा, जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसमें माइनस का निशान नहीं आएगा, बस यही हमारा है। अब दो इक्वेशन होती है, एक लाप्लास का इक्वेशन, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन।
अगर लाप्लास के इक्वेशन को ए सेटिस्फाई करेगा तो फ्लो इररोटेशनल है, और अगर पोटेंशियल वाला लाइन लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो कंटिन्यूटी होगी फ्लूइड की, बस ठीक है। अब अगर स्ट्रीम लाइन बन रही है, इसी का मतलब क्या है, फ्लूइड में कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करेगा। अगर पोटेंशियल लाइन बनी रही है, इसका मतलब ही है फ्लो इररोटेशनल है, बस सिंपल, ठीक है। तो हमारी इक्विपोटेंशियल लाइन का हमारा जो कर्व है, जो स्लोप है, घूमने दे दिया, जो कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन का लाइन का स्लोप है, घूमने दे दिया, ठीक है। दोनों आपस में क्या होती हैं, ऑर्थोगोनल होती हैं। अब हम रोटेशन की बात करते हैं। रोटेशन बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 1/2 i j के डेल अपॉन डेल x बाय u v w से हम इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी हमारा मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आएगा वो हमारा रोटेशन होगा। वोर्टिसिटी बराबर 2 टाइम्स ऑफ रोटेशन होता है। सर्कुलेशन बराबर क्या होता है, वोर्टिसिटी इनटू में एरिया होता है। जो सर्कुलेशन होता है वो वोर्टिसिटी इनटू में एरिया होता है। अब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, मतलब है हमारा डेल रो अपॉन डेल टी, डेल अपॉन डेल x रो u, डेल अपॉन डेल y रो v, डेल अपॉन डेल z रो w। अब हमारी दो कंडीशंस आती हैं। अगर हमारा फ्लूइड अगर स्टेडी है, स्टेडी फ्लो है, तो डेल रो बाई डेल टी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है, मींस उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो रो बराबर में क्या आ जाएगा, रो बाहर आ जाएगा, रो सब तक कॉमन होगा, रो की डेंसिटी चेंज होगी, x बाय z के साथ में नहीं होगी, तो क्या बचेगा, del u upon del x प्लस del u upon del y प्लस del w upon del z बराबर 0, अगर स्टेडी और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होगा, ठीक है। अब हमारे दो टाइप के एक्सेलेरेशन होते हैं। एक्सेलेरेशन अगर हम निकालते हैं तो एक कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन आता है और एक लोकल एक्सेलेरेशन आता है, ठीक है। अब हम फ्लूइड डायनामिक्स, ये तो हमने काइनेमैटिक्स में केवल हमें इतना ही पढ़ना था। काइनेमैटिक्स में मैन हमारा स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल लाइन है। स्ट्रीम लाइन और पोटेंशियल लाइन का हमने फंक्शन निकाल दिया, इसका स्लोप निकाल दिया, एक ऑर्थोगोनल प्रूव कर दिया, रोटेशन है, वोर्टिसिटी है, सर्कुलेशन है, फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन और स्टेडी फ्लो आ गया हमारा, फिर कन्वेक्टिव एक्सेलेरेशन और लोकल एक्सेलेरेशन आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं फ्लूइड प्रेस डायनामिक्स में। फ्लूइड डायनामिक्स में क्या होता है, प्रेशर फोर्स, विस्कस फोर्स और ग्रेविटी फोर्स, ये हमारे तीन फोर्सेस रहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास में प्रेशर फोर्स और काइनेटिक हेड है ना, कोई विस्कस फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, डेल हमारा इक्वेशन p बाई रो जी प्लस v स्क्वायर बाई 2g प्लस z बराबर में हमारा क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये अगर हमारा फंक्शन कोई भी विस्कस फोर्सेस नहीं लग रहा है तो, और q बराबर में हमारे इसमें क्या आता है, वेक्टर मीटर आता है और ऑर्फिस मीटर आता है। तो दोनों के लिए जो q बराबर होता है cd a1 a2 बराबर 2gh a1 का स्क्वायर माइनस a2 का स्क्वायर। h क्या है, जो भी हमारा हेड लॉस हो रहा है या हेड डिफरेंस इन दोनों के बीच में, हमारा किस-किस के बीच में, जो हमारा नॉर्मल फ्लो था उसमें और जो हमारा थ्रू पे जो भी हमारा हेड डिफरेंस हो रहा है वो h है। और इन दोनों का अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो cd आ जाएगा हमारे पास में। cd क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है। ऑर्फिस मीटर और बेंच मीटर दोनों के लिए cd की वैल्यू cc इनटू में cv होती है। cc की वैल्यू क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन होता है, और cv कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है, जो भी हमारा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, या जो भी वेलोसिटी का हमारा एक कोएफिशिएंट आता है, जो भी हमारा वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं विस्कस फोर्स। अगर हम विस्कस फोर्स को कंसीडर कर लेंगे तो हमारे जो लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो हो जाते हैं। लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, हमें रोल नंबर देखना पड़ता है। रोल नंबर क्या है, रो पी म्यू क्या है, विस्कोसिटी है। तो जब हम विस्कस फोर्स को कंसीडर कर लेते हैं तो हम फ्लो पे एनालिसिस पे आते हैं, तो हमारे फ्लो लैमिनार और टर्बुलेंट रहेगा। फिर हम डेसी बेसबैक इक्वेशन पा जाते हैं, जो क्या बोलता है, जो हेड लॉस है h बराबर में 4f v स्क्वायर बाई 2gd। अगर हमारे पास विस्कस फोर्सेस नहीं है, ठीक है, सपोज दैट अगर हमारे पास में अभी तो हम क्या कर रहे थे, अभी हम विस्कस फोर्सेस को कंसीडर नहीं कर रहे थे, तो क्या हो जाता, p बाई रो जी प्लस v स्क्वायर बाई 2g प्लस z बराबर में, ये हमारा इनलेट का फ्लूइड हो गया, तो हमारा आउटलेट का भी ये मिलेगा p बाई रो जी प्लस v स्क्वायर बाई 2g प्लस z। लेकिन अगर हमारा कुछ हेड लॉस होगा, हेड लॉस के कारण होगा, विस्कोसिटी के कारण होगा, तो हमें एक HL ऐड करना पड़ता है, जो हमारा क्या कर रहता है, विस्कस फोर्सेस के कारण रहता है। और ये HL क्या है, 4FL v स्क्वायर बाई 2g। अगर हमारा फ्लो कौन सा है, लैमिनार, ठीक है, FL v स्क्वायर बाई 2g। u बराबर में u मैक्सिमम पर माइनस r स्क्वायर बाई r स्क्वायर हो जाता है। u मैक्सिमम बराबर में क्या है, अगर हमारा फ्लूइड किसी पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, फ्लूइड का जो भी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेंटर पे मैक्सिमम होगी, और जो हमारा सरफेस होगी, पाइप की सरफेस होगी, वहां पे क्या होगी, 0 होगी। तो जो वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। तो u मैक्सिमम बराबर क्या है, u मैक्सिमम बराबर है पर माइनस r स्क्वायर बाई r स्क्वायर। r क्या है, पाइप का हमारा जो भी पाइप का रेडियस है वो है, और r किसी भी रेडियस पे अगर हम वेलोसिटी निकालना है तो हमने निकाल सकते हैं। u मैक्सिमम बराबर माइनस 1/4 del p upon del r स्क्वायर। जो शियर स्ट्रेस होता है, अगर इनके बीच में क्या हो रहा है, फ्लूइड लेयर्स है, फ्लूइड लेयर्स के बीच में आपस में शियर स्ट्रेस लग रहा है, जो शियर स्ट्रेस होगा वो बराबर क्या होगा, रो f v स्क्वायर बाई 8, जो शियर वेलोसिटी होगी अंडर रूट f बाई 8 इनटू में v, ठीक है। जो भी हमारा शियर स्ट्रेस लगता है वो टाउ बराबर में म्यू d upon dx होता है, ठीक है। तो हमने फ्लूइड डायनामिक्स में इतना कुछ देख लिया। अभी हमें फ्लूइड डायनामिक्स में थोड़ा और देखना है, जिसके लिए हमने एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और फ्लूइड स्टैटिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, फ्लूइड मैग्नेटोमेट्रिक फ्लूइड स्टडी कर चुके हैं,
और जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। तो होप आपको वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया तो इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा।